हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। आज हम बेराट सभ्यता के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि बेराट जयपुर के राजस्थान के जयपुर के 85 किलोमीटर दूर स्थित एक तहसील मुख्यालय है और यह प्राचीन जो मत्स्य जनपद है उसकी राजधानी था, जिसको विराटनगर के नाम से है वो जाना जाता था। यह क्षेत्र है वो पुरातत्व और इतिहास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि प्राचीन काल में यह क्षेत्र है वो मत्स्य जनपद या मत्स्य देश या मत्स्य क्षेत्र के नाम से है वो जाना जाता था। और इस स्थल से यह स्थल है वो चारों ओर से जो पहाड़ियों से घिरा हुआ एक पर्वतीय क्षेत्र है। ऊंचे ऊंचे पर्वतों के निकट है, छोटी छोटी ग्रेनाइट की चट्टानें हैं, चट्टानों की पहाड़ियाँ यहाँ मिलती हैं, जो एक नैसर्गिक रूप से निर्मित एक सुरक्षित स्थल है वो जान पड़ता है। और इस कारण से प्राचीन मानव ने यहाँ एक अनुकूल जो पर्यावरणीय जो परिस्थितियाँ मिली, उसके कारण से प्राचीन मानव ने या आदि मानव ने बेराट को अपना आश्रय स्थल है वो बनाया। तो इस दृष्टि से जो बेराट नामक स्थल है, इससे न केवल आदि मानव या प्रागैतिहासिक मानव से संबंधित जानकारी मिलती है, अपितु मौर्य काल और मौर्योत्तर काल से संबंधित भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, जो इस स्थल को और ज़्यादा महत्वपूर्ण बना देती है। जहाँ तक प्रागैतिहासिक मानव का प्रश्न है, इस स्थल से क्योंकि यहाँ प्रागैतिहासिक मानव को रहने के लिए है एक प्राकृतिक सुरक्षा प्राप्त थी, इसलिए प्रागैतिहासिक मानव ने या पुरापाषाणकालीन मानव ने इस स्थल को अपना आश्रय स्थल बनाया। और उसके प्रमाण यहाँ इस क्षेत्र के जो डिंघारिया और भानगढ़ है, वहाँ से हमें प्रागैतिहासिक मानव के जो पेबुल उपकरण हैं वो हमें मिलते हैं, जिसके द्वारा जो प्रागैतिहासिक मानव है वो फल फूल कंदमूल जो राखेट है के द्वारा वो अपनी भूख मिटाता था। और पूरा पाषाण काल के बाद में जो मध्य पाषाणकालीन जो मानव है उसके अवशेष भी है, वो यहाँ की जो विभिन्न जो पहाड़ियाँ हैं उन पहाड़ियों से मिलते हैं। मध्य पाषाणकालीन मानव के न केवल लघु उपकरण यहाँ से मिलते हैं, अपितु यहाँ की जो मध्य पाषाणकालीन मानव ने जो शैलाश्रय बनाए, जो विभिन्न जो गणेश की डूंगरी या बिजक की डूंगरी या भीम की जो डूंगरी में जो शैलाश्रय मिलते हैं, उन शैलाश्रयों की दीवारों पर छतों पर हमें लाल रंग के चित्रांकन है वो मिलता है। तो ये जो चित्रांकन है वो लघु पाषाण जो युग से प्रारंभ होकर के दीर्घ काल तक किया जाता रहा। और इसमें इस चित्रांकन से है वो तत्कालीन मानव के जीवन के जो विभिन्न पहलू है उसकी जानकारी मिलती है। तो इस बेराट नामक जो स्थल से न केवल पुरापाषाणकालीन मानव की से संबंधित जानकारी मिलती है, अपितु मध्य पाषाणकालीन जो मानव है जिसका वैचारिक दृष्टिकोण विकसित हो गया था और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए वो चित्रों का एक प्रकार से लघु उपकरणों के साथ साथ एक कलात्मक रेखांकन है उसका प्रयोग करता था। और उसकी शैलाश्रयों पर जो चित्रांकन मिलता है वो हमें ये बेराट की पहाड़ियों से मिलता है। इसके अलावा जो ताम्रकाल की हम बात करते हैं कि जो ताम्रकाल के अंदर भी इस स्थल से तांबे के अनेक जो उपकरण हैं वो हमें मिलते हैं। तो इस जो यहाँ की जो ताम्र पाषाणकालीन जो उपकरण है उसमें हमें यहाँ की जो ताम्र पाषाण की संस्कृति है वो दक्षिण जो राजस्थान है जो आर्य संस्कृति है उससे भिन्न है, वो ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति है वो हमें मिलती है। और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि दक्षिणी राजस्थान की जो ताम्र पाषाण संस्कृति उससे थोड़े पहले की यहाँ की ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति है वो रही होगी। यहाँ के लोग हैं वो बाँस और सरकंडों से अपने आवास बनाते थे और उस पर मिट्टी का प्लास्टर करते थे। कच्ची ईंटों की आवास के प्रमाण मिलते हैं जो ग्रामीण संस्कृति का वो संकेत देती हैं। वहाँ यहाँ का जो व्यवसाय या कृषि पशुपालन था, खदानों में गेहूँ और चावल है उसका उत्पादन करते थे, विभिन्न प्रकार के पशु पालते थे, उनकी हड्डियाँ में मिलती हैं। और इस संस्कृति के लोग हैं वो लौह धातु से भी परिचित थे। तो देखिएगा इसमें जो ये जो महत्वपूर्ण स्थल है जिस पे हमें
मैंने प्रागैतिहासिक मानव से लेकर के धातु काल तक के मानव का जो जानकारी है, जो क्रमिक विकास की जानकारी मिलती है। इस स्थल का जो उत्खनन करने का जो कार्य है वो 1936-37 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम इस स्थल का उत्खनन किया, और उसके पश्चात 1962-63 के अंदर है वो कैलाश जो कैलाशनाथ दीक्षित है और जो नीलरत्न बनर्जी है, उनके नेतृत्व में 1962-63 में इस स्थल का है वो उत्खनन हुआ। तो इस स्थल का जो उत्खनन हुआ, इस स्थल का उत्खनन है वो जयपुर के शासक स्वाई राम सिंह सेकंड के समय में भी इस स्थल का उत्खनन है वो किया गया। वहाँ और जो राम सिंह सेकंड ने उत्खनन किया तो उस समय सोने का कलश मिला यहाँ से, और वहाँ पर गौतम बुद्ध की जो अस्थियाँ हैं वो हमें इस स्थल से मिलती है। जहाँ तक इस स्थल की प्राचीनता का प्रश्न है, जैसे मैंने बताया कि प्रागैतिहासिक मानव के अवशेष तो मिलते हैं, लेकिन साहित्यिक साक्ष्य में भी इस स्थल की जानकारी मिलती है। महाभारत के कर्ण पर्व के अंदर है वो बराट के विषय में जानकारी मिलती है, और महाभारत में जो ये उल्लेख मिलता है कि जो एक तरह से पांडवों ने वो अपने अज्ञातवास का जो अंतिम 1 वर्ष है वो विराटनगर के अंदर है वो व्यतीत किया। और इसमें ये उल्लेख मिलता है कि जो पांडव है उन्होंने अपने अज्ञातवास का जो अंतिम वर्ष है वो जो राजा विराट के यहाँ सेवक के रूप के अंदर वो आए, और किस प्रकार छद्म वेश में युधिष्ठिर है वो मंत्री बन जाता है, और चौपड़ का खेल है वो राजा विराट को सिखाता है। अर्जुन है वो उत्तरा को नृत्य सिखाता है। भीम है वो रसोइया बन जाता है, और नकुल और सहदेव है वो घोड़ा संभालने का काम करते हैं। द्रौपदी दासी बन जाती है। तो इस प्रकार एक छद्म वेश में जो 1 वर्ष व्यतीत करने का उल्लेख है वो महाभारत के अंदर वो मिलता है, जो कि विराटनगर को और ज़्यादा महत्वपूर्ण बना देती है। और उसके बाद जो विराटनगर का जो युद्ध होता है, जिसमें क्योंकि कौरवों को जो दुर्योधन है उसको भनक लग जाती है कि पांडव अपने अज्ञातवास है वो विराटनगर में व्यतीत कर रहे हैं, विराट में व्यतीत कर रहे हैं। तो दुर्योधन वो बिना कारण बताए मत्स्य जो विराटनगर पर आक्रमण कर देता है, और ऐसी स्थिति में जो अर्जुन है वो कौरवों को है वो पराजित कर देता है, और अपने पशुओं को छुड़ा लेता है। और राजा विराट अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह है वो अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ कर देता है। और किस प्रकार अभिमन्यु का जो पुत्र जो परीक्षित है वो किस प्रकार है वो पांडव राज्य का उत्तराधिकारी बनता है। महाभारत के जो कर्ण पर्व में ये भी उल्लेख मिलता है कि जो महाभारत का युद्ध हुआ उसमें भी जो विराट का जो शासक है या विराटनगर का शासक राजा विराट है वो अपने 3 पुत्र जो उत्तर, श्वेत और शंख के साथ है, और अपने दामाद है वो अभिमन्यु के साथ है वो महाभारत के युद्ध में भाग लेता हुआ वीरगति को प्राप्त होता है। न केवल खुद वीरगति को प्राप्त होता है, उसके 3 पुत्र वीरगति को प्राप्त होते हैं, और विराट सिंह वीरगति को प्राप्त हो जाता है। और इसके पश्चात किस प्रकार जो उत्तरा है वो परीक्षित को जन्म देती है अभिमन्यु की मृत्यु के पश्चात, और परीक्षित किस प्रकार पांडवों के राज्य का उत्तराधिकारी बनता है, ये उल्लेख है वो हमें महाभारत के कर्ण पर्व में मिलता है। अर्थात बराट की प्राचीनता का हमें जो साहित्यिक साक्ष्य है वो महाभारत के जो कर्ण पर्व में मिलता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि महाभारत के जो बराट के जो भवन है वो एक प्रकार से ईंटों से निर्मित होते थे, क्योंकि यहाँ पे है वो काफ़ी मात्रा के अंदर जो पत्थर मिलते हैं, लेकिन उसके पश्चात भी यहाँ के उत्खनन से हमें जो ईंटें मिलती हैं ये एक आश्चर्य का, एक सोचने का विषय है, क्योंकि पहाड़ी इलाका पत्थर की बहुतायत होने के पश्चात भी यहाँ ईंटों का भवनों के अंदर ईंटों का प्रयोग ज़्यादा मिलता है। और यहाँ की जो ईंटें हैं उनका माप है वो जो हड़प्पा जो मोहनजोदड़ो है, जो सिंधु सभ्यता का महत्वपूर्ण जो मोहनजोदड़ो है उसके ईंटों के माप के बराबर दिखाई देता है। तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि ये जो प्रागैतिहासिक काल या सिंधु काल के अंदर भी इस स्थल का उससे सिंधु स्थल से कोई संबंध रहा होगा। इसके अलावा यहाँ पर जो है बौद्ध मठ है उसके अवशेष मिलते हैं, और बौद्ध मंदिर के बौद्ध विहार है उसके अवशेष मिलते हैं। स्तूप के जो हीनयान संप्रदाय से संबंधित विभिन्न स्तूप के अवशेष मिलते हैं। मथुरा शैली के अंदर बुद्ध की प्रतिमा मिलती है, और हमें हाथ सिक्के मिलते हैं। तो इस स्थल को जो ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाती है वो इसका जो महत्वपूर्ण बनाती है वो यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं, बिजक की पहाड़ी, गणेश की डूंगरी और भीम की डूंगरी, उसमें जो बिजक की पहाड़ी है वहाँ पे है वो 1837 को है। वो 1837 को जो अंग्रेज अधिकारी कर्नल बट है, रॉबर्ट बट जिसको कहते हैं, तो रॉबर्ट बट है उन्होंने बिजक की पहाड़ी से एक अशोक का जो अभिलेख है वो खोजा, जिसको भामरू शिलालेख कहा जाता है। और इस जो भामरू शिलालेख है वो 1837 में खोजा, और सुरक्षा की दृष्टि से 1840 में इसको कलकत्ता संग्रहालय है
वो उसको रख दिया गया सुरक्षा की दृष्टि से। और इसके पश्चात है यहाँ पे 1871-72 के अंदर है वो कार्लाइल नामक जो प्रसिद्ध पुरातत्वविद थे, उन्होंने एक प्रकार से यहाँ एक दूसरा शिलालेख है वो खोजा, जिसको बेराट शिलालेख कहा जाता है। और इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि यहाँ अशोक के 2 शिलालेख मिलते हैं, जिसके भामरू और बेराट शिलालेख जिसको कहा जाता है। और भामरू जो बेराट शिलालेख है वो ज़्यादा इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि भामरू शिलालेख में है वो अशोक है न केवल अपने आप को मगध का राजा घोषित करता है, अपितु अशोक है वो बुद्ध धर्म और संघ के प्रति, जो बौद्ध धर्म की जो त्रिरत्न है उसके प्रति वो अपनी एक प्रकार से है वो रुचि प्रकट करता है, बुद्ध धर्म के प्रति सम्मान प्रकट करता है। और न केवल सम्मान प्रकट करता है अपितु बौद्ध धर्म के स्थायित्व के लिए वो बौद्ध भिक्षुओं को वो विभिन्न प्रकार के ग्रंथ है वो पढ़ने की सलाह देता है, जिसपे विनय स्कुमस है, अलय वसानी, अलागत बयानी, मोनी गाथा, मोनि सुत है, उपासना वसीव है, लागुलोवाद, ये विभिन्न ग्रंथ पढ़ने की सलाह है वो अशोक है वो बौद्ध भिक्षुओं को देता है। और अशोक है वो न केवल अपने आप को मगध का राजा है, वो इस अभिलेख में मगध अपने आप को मगध का राजा कहता है, अपितु जो पशु हत्या है उसका भी वो निषेध करता है। और एक प्रकार से क्या है कि ये जो अभिलेख है वो बुस्टोफेदन लिपि के अंदर वो खुदा गया भामरू जो अभिलेख है, जो बुस्टोफेदन लिपि के अंदर है वो ये अभिलेख मिलता है। तो इस अभिलेख के ये अभिलेख है वो एक प्रकार से है वो इस स्थल को है वो और ज़्यादा महत्वपूर्ण बना देता था। अशोक के 2 अभिलेख हैं वो विराटनगर से हमें मिलते हैं, जो बीजक की पहाड़ी से, और जो भीमजी की डूंगरी है उससे हमें ये 2 अभिलेख है वो हमें मिलते हैं, जो इस स्थल को और ज़्यादा महत्वपूर्ण वो बनाते हैं। तो इसके अलावा जो ये जो स्थल है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे जो ये स्थल है इसमें जो विभिन्न प्रकार की जो मुद्राएं हैं वो हमें मिलती हैं। तो उत्खनन से न केवल, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें बौद्ध विहार और बौद्ध मठ है उसके अवशेष मिलते हैं, अभी तो विभिन्न प्रकार की मुद्राएं, चांदी की मुद्राएं जिनको आहत मुद्राएं कहते हैं, 36 मुद्राएं मिलती हैं। उसमें 8 पंचमार्क जो चांदी की मुद्राएं हैं और 28 इंडो ग्रीक शासकों की जो मुद्राएं हैं वो हमें मिलती हैं। और इसके अलावा जो 16 मुद्राएं हैं वो 28 मुद्राओं में से 16 मुद्राएं हैं वो यूनानी राजा मिनेंडर की जो मिलती हैं। तो इस प्रकार ये अनुमान लगाया जाता है कि इन मुद्राओं के आधार पर ये अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर यूनानियों का वो अधिकार हो रहा होगा। इसके अलावा यहाँ पर ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि यहाँ पे जो कपड़े में बंधी हुई जो मुद्राएं मिलती हैं, जो कपड़ा हाथ से बुनी हुई रुई का प्रतीत होता है। और ऐसा इससे अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ के निवासी वस्त्र बुनाई कला से परिचित थे। और वस्त्र बुनाई का जो अवशेष है वो सबसे पहले है वो बराट से मिलता है और उसके बाद में बालाथल से में मिलता है। तो वस्त्र बुनाई की कला से ये लोग हैं वो परिचित थे। और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण जानकारी ये मिलती है कि दयाराम साहनी ये कहते हैं कि यहाँ क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर जो छठी शताब्दी ईस्वी के अंदर जो हुनों ने है वो पश्चिमोत्तर भारत के अंदर वो शासन स्थापित किया था, लगभग 15 वर्ष तक शासन किया था। और चीनी यात्री हिनसांग है उन्होंने यहाँ की यात्रा की थी। और वो चीनी यात्री हिनसांग ये लिखता है कि जो मिरुकुल है उसने जो बौद्ध भिक्षुओं का वो बौद्ध धर्म का बड़ा एक तरह से विरोधी था और यहाँ के स्तूपों को विहारों को उन्होंने नष्ट किया। तो जिसके अवशेष है वो हमें यहाँ मिलते हैं, क्योंकि यहाँ से जो खुदाई से जो चुनार के जो पत्थर के जो पालिश के टुकड़े हैं और जो साधारण पत्थर के टुकड़े हैं और जिसमें सी आकृति के खंड है वो बिखरे हुए मिलते हैं, जिसके आधार पर ये जो जैन शर्मा वगैरह ऐसा अनुमान लगाते हैं कि मिरुकुल ने आक्रमण किया था और उसके कारण से ये यहाँ पर उसने ये तबाही मचाई। तो इसके जो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर 36 तांबे की मुद्राएं मिलती हैं, 8 पंचमार्क कॉइन मिलते हैं और 28 इंडो ग्रीक शासकों की जो मुद्राएं हैं वो मिलना है वो एक प्रकार से है वो यूनानी अधिकार है वो इस पर प्रदर्शित करता है। तो जब मिरुकुल ने यहाँ आक्रमण किया तो ऐसी स्थिति में यहाँ के जो बौद्ध भिक्षु है उन्होंने क्या कि एक नई लिपि जिसको गुप्त लिपि कहा जाता है, जिसको संख लिपि भी कहा जाता है, वहाँ उसके द्वारा है वो अपने अभिलेख यहाँ खुदवाए। और क्योंकि वो एक तरह से गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि कह सकते हैं कि जो अत्यधिक अलंकृत रूप में लिखी जाती थी, जो कूट लिपि लिखा जाती थी, जिसको संख लिपि कहा जाता है। तो संख लिपि का उल्लेख भी है वो हमें यहाँ के जो अभिलेख हैं वो हमें मिलती हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हूण आक्रमण तक है वो
इस स्थल का जो अस्तित्व है वो हमें दिखाई देता है। इसके अलावा यहाँ पे हमें विभिन्न प्रकार के मर्दबांड है वो मिलते हैं जो स्थल को महत्वपूर्ण बनाते हैं। तो इसमें जो जो मर्दबांड है उसमें जो पेंटेड ग्रेवियर मिलते हैं, चित्र घुसे मर्दबांड मिलते हैं प्रथम काल में। दूसरे काल में जो नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर जिसको कृष्ण मार्जित मर्दबांड कहा जाता है। और इसके अलावा ये जो मर्दबांड हमें मिलते हैं उनमें जो अलंकृत घड़े हैं उन पर जो स्वास्तिक और त्रिरत्न चक्र है उसके चिन्ह मिलते हैं, जिसमें मिट्टी की वस्तुओं में दीपक है, नाचता हुआ पक्षी है, थालियाँ, कुंडियाँ, मटके, लोटे, कटोरे आदि हमें विभिन्न प्रकार के वो मिट्टी के उपकरण और पत्थर की बनी थालियाँ और छोटे संदूक वो हमें मिलते हैं। और 1962-63 के अंदर यहाँ जो मैंने बताया कि नीलरत्न जो 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 नीलरत्न जो बनर्जी हैं और जो कैलाशनाथ दीक्षित हैं उसने एक प्रकार से यहाँ का जो बराट का उत्खनन करा उन्होंने यहाँ पर जो लोह सामग्री है उसका जो पता लगाया और ये उसका उद्देश्य था। और यहाँ के जो मंदिर के जो किवाड़ हैं, जो गेट है, दरवाजे हैं और वहाँ पर जो उसकी किलें और जो कब्जे हैं वो लोहे के मिलती हैं। तो इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ लोहगीन सभ्यता के अवशेष भी हमें मिलते हैं। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो बराट नामक जो कस्बा है जो कि जो उत्तरी पूर्वी राजस्थान में जयपुर जिले के जो विराटनगर या जिसको जो प्राचीन काल में मत्स्य जनपद है वो कहलाता था, वो पुरातात्विक दृष्टि से वो एक महत्वपूर्ण जो स्थल है। और यहाँ हमें न केवल मौर्यकालीन जो बौद्ध मंदिर है या विहार है, जो स्तूप है उसके अभिलेख मिलते हैं, अपितु ब्राह्मी लिपि में अशोक के 2 शिलालेख भी मिलते हैं। तो उस दृष्टि से है वो ये स्थल है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा प्रागैतिहासिक मानव है, मध्य पाषाणकालीन जो मानव है उसके अवशेष भी है वो हमें मिलते हैं। तो इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि पुरातात्विक दृष्टि से, पुरातात्विक अवशेषों की दृष्टि से, जिससे कि मानव की जो सांस्कृतिक विकास की विभिन्न कड़ियाँ हैं वो जोड़ने में हमें बराट नामक जो स्थल है वो हमें मदद करता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।